नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो एक गणराज्य बना, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। कैसे बना? जो भारतीय संविधान है, जो सालों की मेहनत के बाद लिखा गया, वो उस दिन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका था। वैसे तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरीके से लिखा जा चुका था, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान जो है ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये बात सभी जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे उसी भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान जो है इसको एक वीडियो में पढ़ा जाना तो इम्पॉसिबल कार्य है, लेकिन इसकी जो मूल भावना है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके मूल आइडिया जो हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जिसकी हार्ट एंड सोल जिसको बोलते हैं, वो है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की उद्देशिका, उसकी प्रस्तावना, इसको हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में ये प्रियम्बल किस तरह से आई, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी मीनिंग क्या है और इसमें क्या अमेंडमेंट हुए। इसके अलावा इसके साथ ही साथ देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोर्ट में कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से आदेश आए, कौन कौन से इसमें जो केस हैं उनके डिसीजंस आए, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनकी बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा मकसद सिर्फ यही है इस प्रियम्बल में समझने का कि भारतीय संविधान के प्रति आपकी जो समझ है उसमें कुछ इजाफा हो। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको प्रियम्बल से रिलेटेड में लगभग सभी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें भी आपसे पॉलिटी पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया भारतीय संविधान का, वो ये है कि आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसकी मीटिंग हुई थी और उस दिन बातचीत हुई थी इनके लोगों के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, संविधान सभा के लोग थे, कि हम एक संविधान बनाने जा रहे हैं। उस संविधान को बनते बनते 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और फाइनली ये जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो भारतीय संविधान ओरिजिनली लिखा गया था, वो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से लिखा जा चुका था और पार्शियली इसको इम्प्लीमेंटेड भी कर दिया गया था। कुछ हिस्से जो हैं संविधान के इसी दिन लागू हो गए, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है ये कंप्लीटली भारत में लागू हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया। अब गणराज्य का मतलब क्या है वो भी हम प्रियम्बल को होते हुए ही पूरी बात को समझेंगे कि प्रियम्बल में गणराज्य का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है। कुछ लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि एक डेमोक्रेसी और एक रिपब्लिक, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है। ठीक है, दोनों में ये चीज़ को, डिफरेंस को पढ़ना है। शुरुआत में जब संविधान लिखा गया तो उसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी, यानी स्केड्यूल्स थी। लेकिन आज के समय जब अब 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं भारतीय संविधान में, तो अब इसमें 25 तो भाग हैं, 448 आर्टिकल हैं और हाल फिलहाल में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है ये चीज़ें बदल जाएं, आर्टिकल बढ़ जाएं, कम हो जाएं, कोई पार्ट बढ़ जाए, कम हो जाए, है ना। लेकिन आज फिलहाल जब मैं 2021 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हाल है। ठीक है, उसके अलावा, इन सभी के अलावा, ये तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, एक चीज लिखी हुई है प्रियम्बल, जो संविधान के इन पार्ट से, इन आर्टिकल्स और इन स्केड्यूल से बाहर है, इनसे अलग है, जो इसके एक तरीके से कवर पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है प्रियम्बल का, ये अलग हिस्सा है। अब इस पे भी कुछ केसेस की हम बात करेंगे कि कुछ लोगों का ये मानना था कि ये क्या प्रियम्बल जो है ये भारतीय संविधान का हिस्सा है, इसका पार्ट है या नहीं है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ही। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रियम्बल से रिलेटेड उनमें। ठीक है, तो भारत की जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान की, वो क्या है, ये आपने पढ़ी होगी या आपने देखी होगी, बहुत सारी बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाती है। वो है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हर एक शब्द का यहाँ पे अलग मतलब है, उसको हम समझना है। संप्रभुत्व का मतलब क्या है, इंग्लिश में भी है सोवरेन, संप्रभुत्व का मतलब है सोवरेन। उसके बाद है समाजवादी, ये शब्द बाद में जोड़ा गया था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो प्रियम्बल थी उसमें नहीं था, समाजवादी नहीं था। उसके अलावा कौन कौन सा नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और एक और नहीं था, अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी है, ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था, आगे हम बात भी करेंगे इसके। उसके अलावा जो प्रियम्बल है वो यूं की त्यों थी। ठीक है, तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, राष्ट्र की एकता यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। ये जो संविधान की इतनी खूबसूरत सा ये जो लाइन लिखी गई है, इसमें भारतीय संविधान की मूल भावना पूरी आ जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं भारत के तीसरे भाग में संविधान के, वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि व्यक्ति को न्याय, किसी तरीके का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी और उसको अवसर और प्रतिष्ठा की समता मिलेगी, समानता मिलेगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पे पहले से इंक्लूडेड हैं, आगे चल के भाग में हैं, संविधान के अलग हिस्सों में हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें हैं। साथ ही साथ वहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ को भी इंक्लूड किया गया है और फर्टिनिटी को भी बढ़ावा देने की बात करी गई है। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपनी मूल भावना को इसमें ऐड किया और यही है भारतीय संविधान की क्या है उद्देश्य का, भारतीय संविधान के उद्देश्य को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके पर्पस को पूरी तरीके से ये डिफाइन करती है। ठीक है। और उसमें साथ ही साथ देश की जो नेचर है कि हमारा देश कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व होगा। संप्रभुत्व क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। समाजवादी होगा यानी कि वेलफेयर स्टेट होगा, पंथ निरपेक्ष होगा यानी सेक्युलर होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे भी मेंशन है। जितने भी रेड शब्द हैं इन सभी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। इनका मतलब क्या है, सोवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेक्युलर का क्या मतलब है, रिपब्लिक का क्या मतलब है। आज का दिन रिपब्लिक डे है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे ही ऑब्वियसली। तो इस प्रियम्बल में है क्या, क्या बात करता है, किस चीज़ को रिजेंबल करता है प्रियम्बल। एक तो जो आइडिया है, जो हमारे संविधान सभा के निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उन्होंने किस तरीके से इस देश को आगे चलाने के लिए क्या सोच रखी वो है। इसकी फ़िलोसॉफ़ी है कि हमारा देश आगे कैसे चलेगा, किस तरीके का देश होगा, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होगी जो चलेगा आगे, कानून का शासन किस तरीके का होगा, लोगों को किस उनके अधिकार किस तरह से मिलेंगे, कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे। सब चीज़ें जो हैं, कोर वैल्यूज़ जो हैं, उनको इसमें समाहित किया गया है। प्रिंसिपल्स जो हैं देश के, उनको भी इसमें समाहित किया गया है कि हम किस तरीके से भाईचारे को, उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे, किस तरीके का हमारा देश होगा, सोवरेन होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। तो पंथ निरपेक्ष होना ये भी क्या है, एक देश का प्रिंसिपल है। ठीक है, हमारा कोई देश का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, व्यक्ति विशेष का अलग अलग रिलीजन है लेकिन देश का नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है। अब बात आती है कि प्रियम्बल जो है इसको जोड़ा कैसे गया, कि प्रियम्बल होगी। बहुत सारे ऐसे संविधान भी हैं दुनिया भर के देशों में जिनमें कोई प्रियम्बल नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, एक प्रियम्बल है, उद्देशिका है। इस चीज़ को कैसे लाया गया, इसको अडॉप्ट तो किया गया था यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से, कि अमेरिका में जो संविधान लिखा हुआ है उसमें भी एक प्रियम्बल है। और 13 दिसंबर 1946 को, 3-4 दिन बाद ही, 9 दिसंबर 1946 को तो हुआ ही था, शुरुआत ही हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने ये मांग करी कि हमारे जो संविधान है उसकी एक उद्देशिका होनी चाहिए, उसके जो पर्पज़ हैं उनके लिए इन्होंने इसको एक तरह से संविधान सभा के सामने रखा, प्रस्ताव रखा कि हमें एक ऐसी वो रखनी चाहिए, प्रस्तावना रखनी चाहिए, उद्देशिका रखनी चाहिए। उसके बाद इसको इंक्लूड किया गया। जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इस रेजोल्यूशन पे बात की गई कि भाई इसको सच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जैसे 30 लोग बैठे हैं, हालांकि 284 लोग हैं, मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे 51 लोग बैठे हैं तो 26 लोगों ने जिस तरह बोल दिया और 25 लोग हैं, वोट मत नहीं होता था, बस ऐसे ही उनमें डिस्कशन होता था, वोटों को काउंट नहीं किया जाता था। उसका एक तरीका था, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। तो उस दिन लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि हाँ हम इसको रखेंगे। इसमें क्या फीचर होगा, इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ये ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद 17 अक्टूबर 1949 जब संविधान लगभग पूरा लिखा जा चुका था,
तब इसको पूरी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रियम्बल को डिस्कशन करके और इसमें संविधान में ऐड कर दिया था। तो लगभग जब संविधान पूरा लिखा जा चुका था, तब ये जो प्रियम्बल है ये आगे उसमें अटैच की गई संविधान में। ठीक है, पहला पृष्ठ यही है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो संविधान लिखा हुआ है उसमें जो की वर्ड्स हैं, हमने हिंदी में पढ़ी, इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो हैं इसी शब्द से शुरू करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस चीज़ का क्या महत्व है? इस शब्दों का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो संविधान सभा के लोग हैं, उन्होंने वी, सिर्फ ये नहीं कहा कि संविधान सभा के लोगों को वी नहीं कहा, उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत के लोग किस चीज़ को बताते हैं? पावर को, सोर्स को, कि ये जो भारत चलेगा आगे चल के, इसका सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा, इसको कंट्रोल करेगा कौन? इस देश को के अंदर किसकी चलेगी? तो चलेगी भारत के लोगों की। यानी कि अल्टीमेट पावर जो है वो पब्लिक के पास है, और पब्लिक की जो पावर है, जो सोर्स है, उसको बता रहा है ये पहली ही शब्द। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद आती है सोवरेन की। सोवरेन यानी संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब क्या है? भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, सभी जानते हैं इस बात को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते ही हैं। तो उससे पहले भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों की कॉलोनी थी भारत। लेकिन उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो इसको किसी तरीके का कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ, कंप्लीटली आज़ाद हुआ। तो भारत का जो आगे चल के रूल चलेगा, उसमें जो भी कानून होंगे, जो भी प्रावधान होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, वो भारत के लोग लेंगे, भारत की सरकार लेगी। भारत की जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगी। इसमें किसी का भी डोमिनियन नहीं रहेगा, डोमिनेंस नहीं रहेगा, किसी भी विदेशी ताकत का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यही है सोवरेनिटी, यही है संप्रभुत्वता। ठीक है, इस शब्द को जोड़ा गया, यानी कि हम पूरी तरीके से किसी दूसरे के चंगुल से निकल चुके हैं, हम किसी के अब गुलाम नहीं हैं, हमें पूरी तरीके से आज़ाद हैं हर मामले में, हर डिसीजन को लेने में। फिर है सोशलिस्ट। ये शब्द जो है ओरिजिनल जो प्रियम्बल थी उसमें नहीं था, लेकिन उसके बाद साल 1976 में जब इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, तब 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समय पे हुआ ये। तो इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो उसमें सबसे पहले आता है सोशलिस्ट। अब देखिए, सोशलिस्ट जो है इसके 2 मतलब हैं वैसे तो। एक तो सोशलिस्ट विचारधारा है जो एकदम, एक तो सोशलिस्ट विचारधारा होती है और एक दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट है, यानी समाजवादी और पूंजीवादी 2 विचारधाराएं हैं, वो अलग बात है। उसमें कुछ लोगों को इस सोशलिस्ट शब्द जोड़ने से भी ऐतराज़ था कि संविधान में सोशलिस्ट शब्द क्यों जोड़ा गया। भारत की जो बेसिक ढांचा है उस वो तो आप जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी था, प्राइवेट सेक्टर भी था, तो सोशलिस्ट शब्द को क्यों जोड़ा गया, ये बात थी। तो ये यहाँ पे जोड़ा गया। इसके कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंदिरा गांधी पे उस समय, इंदिरा की जो सरकार थी और वो जो समय चल रहा था, उस समय सोवियत यूनियन का बहुत प्रभाव था। एक तो ये बात है, और वो खुद सोशलिस्ट थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जो हमारी थी वो खुद सोशलिस्ट थी। साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जो सोशलिस्ट है, ये गांधीयन और नेहरूयन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वेलफेयर स्टेट की जो बात करते हैं, और आगे चल के संविधान के भी कुछ हिस्सों में हमें वेलफेयर स्टेट की बात चलती है, तो उन्हीं की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शब्द जोड़ा गया बेसिकली 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। इमरजेंसी का पीरियड चल ही रहा था इस समय, तब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। सेक्युलर, भारत का जो संविधान है इसमें सेक्युलर शब्द जोड़ा गया इसकी प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इससे पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। आगे चल के जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे और आगे संविधान को पढ़ते हैं, तो उसमें आर्टिकल 25, 26 और इन सभी में आपको दिखता है कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन इस शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, और इसका मतलब ये है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि भारत जो गणराज्य है, इसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा। भारत गणराज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति विशेष का अपना अलग एक धर्म होता है, उसको वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो देश का कोई धर्म नहीं है। सेक्युलरिज्म जो शब्द है, सेक्युलर है, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी क्या होती है सभी लोगों को एक आइडिया ही होगा, यानी कि जो अथॉरिटी है वो लोगों के हाथ में है।
तो डेमोक्रेसी की एक परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे पहले। उन्होंने क्या कहा था कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, यानी टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसा रूल को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों के पास उनके अधिकार हों, उनको वोट देने का अधिकार हो, उनको अपने लोगों को चूज करने की छूट हो। तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। भारत में कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हम वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो संसद में जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं और फॉर्मेशंस जिस तरीके भी जो भी जिस तरह से देश चलता है उसको चलाने में वो लोग आगे भूमिका अदा करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी को हमने डेमोक्रेटिक वर्ड जो है संविधान की प्रेमबल में भी है। फिर बात आती है रिपब्लिक की, जो आज का दिन है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी इस देश के अंदर जो हेड होंगे, जो चलाने वाले लोग जो होंगे, वो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। वो हायरार्की से नहीं आएंगे, हेरिडेटिकली नहीं आएंगे, जैसे राजा बनता है वैसे नहीं है कि एक राजा है उसका बेटा आगे चल के राजा बन गया, उसके बाद उसका बेटा बन गया। इस तरह से नहीं होगा कि भारत में प्रधानमंत्री का बेटा आगे चल के प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं। अगर जो व्यक्तियों को चुना जाएगा वोटिंग के द्वारा, जैसे कि 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार है, तो वो लोग जिसको चुनेंगे वही हेड ऑफ स्टेट बनेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या कहीं की भी लोकल गवर्नमेंट भी क्यों ना हो। हर जगह जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वो रहती है और उसी से चुन के हेड्स चुने जाते हैं। तो ये है रिपब्लिक, ये है गणतंत्र, ये है गणराज्य। फिर बात आती है जस्टिस की। तो जस्टिस जो है, न्याय जो है, और न्याय जो सिर्फ है एक तरीके का नहीं, हर तरीके का। वैसे फंडामेंटल राइट्स में भी हम जस्टिस को देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट को बताया जाता है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए लोगों को उनके अधिकार कैसे दिलाए, उनको न्याय कैसे दिलाए, और उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी हेल्प कैसे करे। ठीक है, तो तीन तरह का न्याय है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इसको इंक्लूड किया गया है हमारे प्रियम्बल में। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक स्तर पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, उसकी जात, उसके धर्म, उसके वो कहाँ से रहता है, उसका जेंडर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा स्टेट को। और उसके लिए कानून भी बनाए जाएंगे कि हर व्यक्ति को सोशल लेवल पे जस्टिस मिले। ठीक, फिर है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि हर किसी को किसी भी क्षेत्र में काम करने की छूट हो, वो उसको अपनी फील्ड, अपना रोजगार, अपनी बिजनेस खुद सेटअप करने की छूट हो, उसको रिसोर्सेज का एक्सेस मिले हर व्यक्ति को, वो उसका किसी भी तरह से किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि एक व्यक्ति को ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है रिसोर्सेज का और दूसरे को कम मिल रहा है। इस चीज़ का भी एक तरीके से ध्यान रखा जाएगा, ये भी मूल भावना के अंदर ही निहित है, ये इकोनॉमिकल जस्टिस है। ठीक है, और ये सबको मिलता है इक्वल इसका। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनल, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाना, जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम है, तो सबको इक्वलिटी की बात नहीं है, वो इक्वल लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो एक अलग टॉपिक है और उस पर अलग डिबेट हो सकती है, वो एक छोड़िए। फिर अब पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार तो है ही, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, और कोई भी सेक्शन से हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में भी चुनाव लड़ने का अधिकार जैसे है वो भी उनको मिलेगा। तो पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस भी की भी बात की गई है प्रियम्बल में और आगे चल के। फिर बात आती है इक्वलिटी की। इक्वलिटी किस स्टेज पे, हर तरीके की इक्वलिटी, जैसे आर्टिकल 14 से हम शुरू करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून से दायरे में रहकर, कानून जब तक कोई आदमी अपराधी नहीं बनता, यार अपराधी है, सॉरी अपराधी नहीं बनता, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग क्यों ना करता हो, सबको इक्वलिटी की तरह से देखा जाएगा। स्टेट किसी को बीच में भेदभाव नहीं करेगा। ये भी इक्वलिटी का जो आइडिया है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है लिबर्टी की, ये शब्द भी है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम, आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी, अपनी ज़िंदगी को जीने की, वे ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल व्यूज़ रखने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जैसे आर्टिकल 19 वगैरह है ना हमारे संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट्स में, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है ये, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो मतलब आपको लिबर्टी है अपनी लाइफ को जीने की, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को रखने की, और कानून के दायरे में रह के आप कुछ भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये है लिबर्टी। ठीक है, और ये मिली हुई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो मिली हुई है, मौलिक अधिकारों में तो मिली है, साथ ही साथ इसको इंक्लूड किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, फिर बात आती है फर्टर्निटी। लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वलिटी, ये शब्द जो हैं
ये लिए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने बहुत सारी चीज़ों को बोरो किया है विदेशों के संविधानों से। आप सभी जानते हैं कि संविधान जो है, हमारा जो संविधान लिखा गया था तो दुनिया भर के बहुत सारे संविधानों को पढ़ा गया और उनमें से जो अच्छे फीचर्स लगे उनको हमने अडॉप्ट किया, यूं का यूं भी किया किसी को, और कुछ में कुछ भारत की नीड के हिसाब से चेंज किया। फर्टर्निटी मतलब बंधुत्व है, भाईचारा। तो भाईचारे को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए, देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए फर्टर्निटी शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा, और ये भी मूल भावना का हिस्सा है भारत के संविधान की। ठीक है, फिर बात आती है प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ डिसीजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लिए, और एक चीज़ है अमेंडमेंट वाली, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि पहली बात यह है कि जब सबसे पहले हमने बात की थी कि क्या जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, क्या उसका पार्ट है? तो हिस्सा है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा करनी है। अकेला इसमें शुरुआत में कुछ अलग डिसीजन आए थे सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, जब भी कुछ चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं होती है संविधान में, कहीं ऐसा तो लिखा नहीं था संविधान के पहले पेज पे कि भाई ये जो प्रियम्बल हम लिख रहे हैं ये संविधान का भाग है, ऐसा लिखा नहीं है, तो उसका कुछ इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो इस चीज़ से रिलेटेड दो डिसीजन आए, दोनों अलग अलग डिसीजन थे। हालांकि बहुत सारे केसेस में प्रियम्बल के बारे में बातचीत हुई है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि ये हिस्सा है या नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल है या नहीं। जस्टिसिएबल यानी कि प्रियम्बल को लेके आप जा सकते हैं क्या कोर्ट में कि भाई ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है और ये राइट मुझे नहीं मिला, तो क्या ये जस्टिसिएबल है? और इन्फोर्सिएबल है कोर्ट्स में कि कोर्ट किसी प्रियम्बल में लिखी हुई चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए सरकार को मजबूर कर सकता है, क्या ये ऐसा होता है? ये बात करेंगे। तीसरी बात है कि क्या प्रियम्बल को, क्या इस जो हमारी दे रखी है प्रस्तावना, इसको चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 से? और अगर कर सकते हैं तो किस ग्राउंड पे, कैसे संशोधित किया जाएगा? ये तीन चीज़ें हैं, तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेरोबाड़ी केसेस की। बेरोबाड़ी केस जो है ये साल 1960 में था। मामला बहुत बड़ा था, केस को अगर स्टडी करना हो तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बात इसमें यह है कि प्रियम्बल से रिलेटेड इसमें क्या चीज़ बोली गई। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पहली बात ध्यान रखिएगा, बेरोबाड़ी जो मामला है इसमें क्या कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है। और आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान के किसी भी भाग को 368 के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है। तो अगर संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता इस 368 के आर्टिकल से। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उससे इसको संशोधित तब किया जाएगा ना जब ये संविधान का हिस्सा रहेगी। ठीक है, तो बेरोबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली बात हो गई कि अमेंड नहीं किया जा सकता। तो जस्टिसिएबल भी नहीं है। न्यायालय में आप इसको जाके ये नहीं कह सकते कि हमें इसको इन्फोर्स कीजिए, जिस प्रियम्बल को इन्फोर्स कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बेरोबाड़ी मामले में ही एक चीज़ ज़रूर कही सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा कि कल को अगर कोई मामला ऐसा फंसता है, कोई ऐसा पेच फंसता है संविधान को समझने में, जिससे हम दो मामलों में उलझन में फंस जाते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, तो हम इंटरप्रिएट करने के लिए, उस चीज़ को इंटरप्रिएट करने के लिए हम इस प्रियम्बल की मदद ले सकते हैं। और क्योंकि प्रियम्बल जो है वो जो मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उनकी सोच को रिजेंबल करता है, उनकी बेसिक आइडियाज़ को यहाँ पे दिखाता है, इसीलिए हम इस प्रियम्बल की मदद लेके उस चीज़ को समझने में ज़रूर हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसको जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल नहीं माना जाएगा और इसको संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। ये बेरोबाड़ी केस में कहा गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद और भी मामले आए, जैसे गोलकनाथ का केस आया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है वो केशवानंद भारती का केस है। भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो है केशवानंद भारती का केस। साल 1973 में ये केस हुआ था। इसमें केस तो बहुत लंबा है और बहुत कुछ इसमें बोला गया था, बहुत बड़ा डिसीजन था। सबसे बड़ी बेंच बैठी थी भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में, वो थी 13 जजेस की। ये केशवानंद भारती केस था। केस क्या था? बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन बात यह है कि इसमें प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ बातें कही गई और वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिसीजन में कही गई। ठीक है, और डिसीजन में क्या कहा गया? कहा गया कि जो प्रियम्बल है, दिस इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है, इटरनल है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है,
क्यों कहा? अब देखिए एक बात है, ये बेरुबाड़ी मामला है, ये आगे वाला केशवानंद भारती है, तो किसकी चलेगी? देखिए जिसमें जितनी बड़ी बेंच होगी उसी बात की ज़्यादा मानी जाएगी। बड़ी बेंच जो है छोटी बेंच का डिसीजन बदल सकती है। बेरुबाड़ी में छोटी बेंच थी और केशवानंद भारती में तो सबसे बड़ी बेंच थी भारतीय इतिहास की, तो इसलिए इसका जो डिसीजन है उसी को फाइनल माना जाएगा। और इसके बाद कोई बेंच इतनी बड़ी बैठी भी नहीं, इससे बड़ी बेंच बैठी नहीं, तो इसने जो डिसीजन लिए वही जो डिसीजन से आज तक लागू हैं और वही फाइनल माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि संविधान का हिस्सा है। संविधान का हिस्सा इसलिए है क्योंकि जो संविधान सभा ने जिस तरीके से बाकी सब हिस्सों पे बातचीत की, जिस तरीके से बाकी सब हिस्सों को संविधान में ऐड किया, उसी तरीके से प्रियम्बल को भी ऐड किया। इसमें भी कोई अलग तरीका नहीं लिया गया, सेम तरीके से इसको भी पास किया गया रेजोल्यूशन को। इसीलिए ये प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है। साथ ही साथ कहा कि ये जो प्रियम्बल है ये बेसिक प्रिंसिपल्स को, बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान के, उसको बताती है। पूरी तरह से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में भी शो होता है। संविधान निर्माताओं की सोच को रिजेंबल करती है। तो इसलिए कहा कि ये जो प्रियम्बल है ये क्या है, हमारे संविधान का हिस्सा है। और साथ ही साथ कहा, जब बात चल रही थी इस केशवानंद भारती केस में, कि क्या संसद को कितनी भी छूट है कि वो किसी भी चीज़ को बदल सकती है? क्या संविधान निर्माता की जो सोच थी उसको पूरी तरह से खारिज करके संविधान जो अब की संसद है वो पूरे संविधान को बदल सकती है? ऐसा उनको छूट है कि क्या वो पूरा संविधान ही दोबारा से लिख दे और उस संविधान को पूरी तरह से अमेंड कर दे? तो इस मामले में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप इस संविधान में अमेंड कर सकते हैं समय की ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इसके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो हैं, उसको आप पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये कहा गया। और कहा गया कि आर्टिकल 300, एक और बात कि इस प्रियम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है, तो ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ बिल्कुल, ये संविधान का भाग है, तो इसको आर्टिकल 368 के थ्रू आप अमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो हैं हमारे संविधान के, उनके साथ तोड़ मरोड़ ना हो, उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। ठीक है, तो इस डिसीजन में क्या क्या बातें क्लियर हुई यहाँ पे कि भाई प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं, तो प्रियम्बल पार्ट है। ध्यान रखना है कि पहली बात तो है प्रियम्बल पार्ट है, यस। उसके बाद अमेंड किया जा सकता है, यस, क्योंकि केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच ने ये बात कह दिया। तीसरी बात आती है क्या ये जस्टिशिएबल है या इन्फोर्सेबल है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, नोट जस्टिशिएबल, नोट, सॉरी ये मैंने यहाँ पे इसमें नहीं लिखना था, बेरुबाड़ी में, एक सेकंड के लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन 3 थे हमारे कि क्या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बिल्कुल यस, क्योंकि किसने कह दिया है, केशवानंद भारती केस में जजेस ने कह दिया है, 13 जजेस की बेंचेस ने। उसके बाद जस्टिशिएबल और इन्फोर्सिबल है, नहीं, ये बात ध्यान रखनी है कि नहीं, इसको आप कोर्ट में ले जाके ऐसे नहीं कह सकते कि भाई प्रियम्बल के हिसाब से हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें दीजिए। हाँ, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं तो फंडामेंटल राइट्स को लेके आप जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल को लेके जस्टिशिएबल इसको नहीं किया जा सकता। हाँ, इंटरप्रिटेशन जो है किसी भी मामले के ऊपर अगर कोई पेच फंसता है तो फिर से वही बात है कि कोर्ट जो है वो मदद ले सकता है प्रियम्बल की उस मामले को समझने के लिए और उसकी व्याख्या अलग से कर सकता है। उसके बाद है अमेंडेबल है क्या, आर्टिकल 368 के थ्रू, बिल्कुल है आर्टिकल 368 के थ्रू, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा जो है संविधान का, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसी मामले के बाद जो ये जो प्रियम्बल है इसको द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया। ठीक है, ये केशवानंद भारती केस है और भारतीय इतिहास में बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है। फिर बात आती है कि जब अमेंडमेंट की छूट दे दी गई तो बिल्कुल उसके 3 साल बाद ही अमेंडमेंट कर दिया, और आप जानते हैं इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन हुआ था और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द क्या थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर जोड़ा गया, ये हमें पहले भी आपको बताया 42वें संविधान संशोधन में, जिसके मतलब भी आपको पता चले गए हैं। 44वें संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसमें ये कोशिश करी गई थी कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है सरकार के द्वारा, उन प्रभावों को कम से कम किया जाए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इन 3 शब्दों को रिमूव नहीं किया गया, हमारी जो प्रियम्बल है इसमें से।
आने वाले समय में भी हो सकता है कोई शब्द इसमें और ऐड कर दिया जाए, और कोई ऐसा शब्द जो मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हटाया भी जा सकता है। बस बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका भी अब पूछा गया था, जब पूछा गया इन मामलों में किशोरानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप बता दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्या है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको हम समय के साथ बताते जाएंगे। जब भी कोई मामला आएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में है या नहीं है, मूल भावना है या नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लास्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि प्रेमबल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो प्रावधान है, वो संविधान का भाग है या नहीं है, वो जस्टिसेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जो शब्द हैं प्रेमबल में, जो इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए हैं, उनकी भी आपको व्याख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।